जैसा कि इस वीडियो के फर्स्ट और सेकेंड एपिसोड में हमने जाना कि किस तरह से हमारे इस असीम ब्रह्मांड और हमारे इस धरती का जन्म हुआ, उसके बाद हमारे इस धरती पर पानी कैसे आया और पानी आने के बाद बड़े बड़े समुद्र कैसे बने, उसके बाद हमारे इस धरती पर सबसे पहला जीव कैसे बना और सबसे पहले जीव के बाद डायनासोर कैसे बना और डायनासोर किस तरह से राज किए। पर आज की इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि आखिरकार डायनासोर का अंत क्यों और कैसे हुआ और उस डायनासोर के अंत के बाद सबसे पहले इंसान कैसे बना। सो आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन करके ऑन कर लेना। आज से करीब 6 करोड़ 60 लाख साल पहले जब हमारे इस धरती पर डायनासोर के करीब 1600 से भी ज़्यादा अलग अलग प्रजातियां अपना अपना जीवन इस धरती पर बहुत ही आराम से बिता रहे थे, परंतु यहाँ डायनासोर के अलावा एक और भी प्रजाति था जो आकार में बहुत ही छोटा था और ये कुछ चूहे जैसा दिखता था और वो था मेमल्स। असल में यही हमारे प्राचीन पूर्वज थे जो आगे चलकर इंसान में विकसित होने वाले थे। और डायनासोर अंडे देते थे जबकि जो मेमल्स थे वे अंडे नहीं देते थे और हम इंसान भी एक मेमल्स हैं। उस वक्त ये मेमल्स डायनासोर के डर से जमीन के अंदर बिलों में छिपकर रहते थे और इनकी यही खासियत आगे चलकर इनके लिए वरदान साबित होने वाला था। जब ये सभी जीव आराम से धरती पर अपना जीवन बिता रहे थे उस वक्त एक 10 किलोमीटर के डायमीटर वाला एक एस्ट्रॉइड सीधे धरती की ओर बढ़ रहा था। धरती के ग्रेविटेशनल फील्ड में घुसते ही इसका रफ्तार और भी तेज होने लगा। प्रत्येक सेकंड के साथ साथ ये धरती के करीब बढ़ता जा रहा था। करीब 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये धरती के वायुमंडल में प्रवेश करता है। धरती के वायुमंडल में घुसते ही ग्रेविटी की वजह से ये एक आग के गोले में बदल जाता है। इसकी चमक इतनी तेज होती है कि इसके 800 किलोमीटर की रेडियस में आने वाले सभी जीव पूरी तरीके से अंधे हो जाते हैं। ये जीव उसे देख भी नहीं पा रहे थे, लेकिन वो इसे महसूस कर पा रहे थे। पर अब एस्ट्रॉइड जमीन से टकराता है और एक बहुत ही भयंकर विस्फोट होता है और ये विस्फोट इतना ज़्यादा भयानक था कि उसके टकराते ही धरती पर 1000 किलोमीटर में आने वाले सभी इलाकों में सब कुछ जलकर राख हो गया। साथ ही विस्फोट वाले जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन जाता है। इस गड्ढे का सारा मैटर आसमान में धूल के एक बड़े बादल का निर्माण करते हैं। इतने भयंकर टक्कर की वजह से भूकंप की तरंगे धरती के क्रस्ट में कई किलोमीटर तक चली जाती है। इस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों तरफ से बढ़ने लगी। धरती के महाविनाश की प्रक्रिया का आरंभ हो चुका था। इस विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई कि ये इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीवों को जलाकर पूरी तरीके से राख कर दिया। इस महाविनाश में उड़ने वाले जीव इन जमीनी खतरों से बच गए थे, लेकिन ये तो बस एक महाप्रलय की शुरुआत थी। विस्फोट की वजह से जो लाखों मैट्रिक धूल और पत्थर अंतरिक्ष में चला गया था, ठीक 40 मिनट बाद वो आग के गोले के रूप में धरती पर बरसने लगे। साथ ही धूल का एक बहुत बड़ा तूफान 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मौत लेकर आ रहा था। ये धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसकी वजह से धरती पर सूरज की रोशनी का पहुंच पाना इम्पॉसिबल हो गया था। कई सालों तक धरती पर सूरज की रोशनी पहुंच ही नहीं पाई और इसके परिणाम स्वरूप धरती पर पेड़ पौधे के लगभग सारी आबादी खत्म हो गई थी। इस बादल ने धरती को चारों तरफ से ढक लिया था। विस्फोट के 90 मिनट बाद ही धरती का तापमान 150 डिग्री सेल्सियस तक चला गया। इसकी वजह से जो डायनासोर विस्फोट के इलाके से बहुत दूर थे वे भी इस गर्मी से बच नहीं पाए। इस महाप्रलय में धरती के कुल 75% आबादी पूरी तरीके से साफ हो गई थी, लेकिन ये महाप्रलय किसी के लिए फायदेमंद साबित होने वाला था। डायनासोर का अंत एक नए प्रजाति के लिए एक सुनहरा अवसर था और वो था मैमल्स, जिसने खुद को इस महाविनाश से बचा लिया था। इतनी अधिक गर्मी से बचने के लिए ये जमीन के अंदर रहने लगे और जिंदा रहने के लिए इसने सब कुछ खाना शुरू कर दिया। इन डायनासोर के अवशेष
प्रोसेस आगे चलकर हमें भविष्य में मिलने वाले थे, जिससे आज हम इनके अस्तित्व का अंदाजा लगा सकते थे। महाप्रलय के कुछ लाख साल बाद अब धरती डायनासोर से पूरी तरीके से मुक्त हो चुकी थी और धरती पर एक नए जीव की शुरुआत की प्रक्रिया चल रही थी। इस नई दुनिया में हमारे प्राचीन पूर्वज समय के साथ साथ विकसित हो रहे थे। अब ये आकार में पहले से काफी बड़े हो चुके थे, परंतु ये दिखने में हमारी तरह बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे, क्योंकि इन्हें आगे चलकर कई प्रजातियों में विकसित होना था। आज से करीब 4.7 करोड़ साल पहले अब धरती का वातावरण पूरी तरीके से आज के जैसा ही बन चुका था। इस वक्त धरती का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस था और तो और धरती का एक दिन करीब 24 आवर्स का होता था और इस समय धरती से डायनासोर का नामो निशान पूरी तरीके से मिट चुका था। लेकिन एक बार फिर से धरती के टेक्टोनिक प्लेट पर वापस से हलचल शुरू हुआ, पर इस बार इसके चलते धरती के सबसे बड़े दो लैंडमार्क्स जो एक दूसरे से जुड़ने वाले थे। लेकिन जब ये लैंडमार्क्स एक दूसरे से जुड़ते हैं तो धरती में एक फोल्डिंग नाम की प्रोसेस का शुरुआत होता है और इसी प्रोसेस के चलते दोनों ही लैंडमार्क्स के बीच में हिमालय नाम की एक माउंटेन का फॉर्मेशन होता है। इसी माउंटेन में दुनिया की सबसे बड़ी चोटी यानी कि माउंट एवरेस्ट वो भी मौजूद थी, जिससे आगे चल के आसपास के मौजूद देशों की नदियों को पानी मिलने वाला था। लेकिन अभी भी इस धरती में एक चीज़ की कमी थी और वो चीज़ थी हम इंसान। पर आज से करीब 40 लाख साल पहले अफ्रीका में एक और नए माउंटेन का फॉर्मेशन होता है। लेकिन इस माउंटेन के चलते अब अफ्रीका में पहुंचने वाली मानसून की हवाएं बंद हो चुकी थी। खैर, अफ्रीका के जंगलों में ज़्यादातर एब्स ही रहा करते थे, जो पर्याप्त खाना मिलने के चलते ज़्यादातर पेड़ों पर ही रहा करते थे। लेकिन अब जब माउंटेन के चलते बारिश धीरे धीरे करके पूरी तरीके से बंद हो जाता है, तब यहाँ मौजूद सभी पेड़ सूखने लगते हैं और ना चाहते हुए भी इन एप्स को पहली बार पेड़ों से उतरकर खाना ढूंढने की नौबत आती है। कई हजार सालों के बाद अब ये ऐप्स काफ़ी ज़्यादा विकसित हो चुके थे, पर इस वक्त में इनमें सबसे बड़ा बदलाव यह आया कि अब ये ऐप्स अपने दो पैरों में चलने लगे थे, जिसकी मदद से अब ये ऐप्स चलते हुए भी अपने दूसरे कामों को कर सकते थे। साथ ही इनकी बॉडी में पहले के मुकाबले काफ़ी कम अमाउंट में एनर्जी खत्म हो रही थी। इससे इनकी बॉडी और भी तेज़ी से इवॉल्व करना शुरू कर देती है और इनका दिमाग भी अब धीरे धीरे करके और भी बड़ा होने लगा था, जिससे इनकी सोचने और समझने की शक्ति पहले के मुकाबले काफ़ी हद तक बढ़ चुकी थी और कुछ ही सालों में ये एप्स अपने शिकार के लिए पत्थर के हथियार बनाना शुरू कर दिए थे, जिससे अब इनके लिए शिकार करना और भी ज़्यादा आसान हो गया था। और समय बीतने के साथ ही साथ हमारे पूर्वज ने आग पर कंट्रोल करना भी सीख लिया था और ये आग की खोज इनके लिए अब तक की सबसे बड़ी खोज साबित होने वाली थी, क्योंकि ये आग उन्हें ठंड से तो बचाती ही थी और साथ ही साथ जंगली जानवर से भी बचाती थी। साथ ही ये एप्स अपने खाने को आग की मदद से पकाने भी लगे थे, जिससे अब इन्हें खाना चबाने में काफ़ी कम एनर्जी खर्च करनी पड़ रही थी। साथ ही अब इनका ब्रेन भी हमारे जितना विकसित हो चुका था और आज हम इंसान इन्हीं एप्स को होमो इरेक्टस के नाम से जानते हैं। ये होमो इरेक्टस धरती पर अब तक के सबसे ज़्यादा बुद्धिमान जीव थे, जो यहाँ मौजूद काफ़ी सारे चीज़ों का नॉलेज भी रखते थे। साथ ही ये एप्स अब ग्रुप बनाकर भी रहने लगे थे और आज इस ग्रुप को हम परिवार के नाम से जानते हैं। और तो और ये होमो इरेक्टस ही ऐसे पहले जीव थे जिसने एक दूसरे तक अपनी बात को पहुँचाने के लिए लैंग्वेज का आविष्कार किया, जिसके जरिए से ये अब एक दूसरे को पहले के मुकाबले काफ़ी अच्छी तरीके से समझ सकते थे और ये इनकी आग के बाद दूसरी सबसे बड़ी खोज थी। लेकिन आज से करीब 2 लाख साल पहले कई लाख सालों के इवोल्यूशन के बाद अब ये जीव फाइनली होमो सेपियंस कहलाने के लायक बन चुके थे, क्योंकि अब इनके पास धरती के बाकी जानवरों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा दिमाग था। साथ ही अब ये न सिर्फ पत्थरों से बल्कि दूसरे चीज़ों से भी हथियार बनाना शुरू कर
चुके थे। साथ ही ये अब घर बनाना भी सीख गए थे, जो इन्हें गर्मी, बारिश और ठंड से बचाने का काम करता था। और तो और अब ये होमो सैपियंस अपने खाने के लिए न सिर्फ अब पेड़ों पर डिपेंड थे, बल्कि ये अब खुद से ही फार्मिंग करना शुरू कर दिए थे। और आज से करीब 75,000 साल पहले अब ये होमो सैपियंस रोजाना कुछ न कुछ नए चीज़ों को ढूंढ रहे थे और इनकी पॉपुलेशन भी लाखों तक पहुंच गई थी। पर अभी भी ये होमो सैपियंस एक बात से अनजान थे कि आगे चलकर इनके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला था, क्योंकि इस वक्त में टोबा सुपर वॉल्केनो नाम का एक ज्वालामुखी जो कि इंडोनेशिया में मौजूद था, वो किसी रीजन की वजह से फट जाता है, जिस वजह से धरती का टेम्परेचर बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगता है और इनके जंगल और फसल भी पूरी तरीके से जलकर राख हो जाती है, जिससे अब इनके पास वापस से खाने के लिए कुछ भी नहीं बचता है। और इनकी 90% पॉपुलेशन को इसी आपदा के चलते जान गंवानी पड़ती है। लेकिन कुछ समय के बाद वापस से धरती के हालात बदलते हैं और बचे हुए 10% पॉपुलेशन, जिनकी संख्या अप्रोक्स 10,000 के आसपास थी, वो किसी भी तरह इस आपदा वाले हालात में अपने आप को संभाल रहे थे। आज से करीब 5,000 साल पहले अब हम इंसान काफ़ी ज़्यादा विकसित हो चुके थे और अब न हम छोटे छोटे गांव बना रहे थे, बल्कि काफ़ी बड़ी बड़ी सिविलाइजेशन को भी जन्म दे रहे थे, जो कि आज के मॉडर्न साइंस से भी कहीं ज़्यादा एडवांस हुआ करती थी। और ये सिविलाइजेशन बड़े बड़े डैम और गीजा के पिरामिड जैसी मोनूमेंट बनाने की एलिजिबिलिटी भी रखा करते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ सालों के बाद नेचुरल कॉज के चलते इनमें ज़्यादातर सिविलाइजेशन खत्म होती जाती है और केवल वही सिविलाइजेशन बच जाती है जो यूरोप और अफ्रीका के आसपास रहा करते थे। लेकिन पिछली बार हुई आपदा से ये आपदा काफ़ी कम भयानक था, जिससे होमो सैपियंस हार नहीं मानते हैं और नई नई चीज़ों के खोज करने में लग जाते हैं। आज से कुछ मिनट पहले हमने और आपने मिलकर पूरे 6 करोड़ 60 लाख साल का सफ़र तय किया और अब हम आ चुके हैं अपने घर पर और ये है हमारी दुनिया। और आज हम ये सब कुछ जानते हैं कि ये धरती कैसे बनी, ये समुद्र कहाँ से आए और इस धरती पर जीवन कहाँ से आया था। तो आप लोगों को ये सफ़र कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और अगर आप लोगों ने मेरे वीडियोस के सभी एपिसोड को ध्यान से नोटिस किया होगा तो आप लोगों को एक चीज़ तो पता चल ही गया होगा कि इस धरती पर कोई भी चीज़ ज़्यादा देर तक नहीं टिकती। ये चीज़ हम ह्यूमंस पर भी उतना ही लागू होती है जितना डायनासोर्स पर। तो क्या आप लोग ये जानना चाहते हो कि हम इंसान का अंत कैसे होगा? तो अगर आप लोगों को इसमें जानने के लिए थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो मुझे नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और इस वीडियो का जो नेक्स्ट एपिसोड आ रहा है उसमें मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि अगर आज हम इंसानों के साथ डायनासोर्स जिंदा होते तो क्या होता। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो एक बार उसे ज़रूर से चेक कर लेना। सो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी इसी तरह की एक बहुत ही कमाल की एपिसोड के साथ। तब तक के लिए ओके बाय।